नमस्ते दोस्तों। बांग्लादेश में रिजीम चेंज होने के बाद शेख हसीना तो भारत आ गई हैं, परंतु जो लोग वहां फंसे रह गए हैं और इस कट्टरपंथी सोच का शिकार हो रहे हैं वो है वहां के बांग्लादेशी हिंदूज। चाहे इस प्रोटेस्ट को कुछ मीडिया वाले कितना भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताएं, पर ये कहीं से कहीं तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। ये तो रिजीम चेंज होते ही हमें पता चल गया है किस तरीके से न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है। रिजीम चेंज की बात कोई आज से तो हो नहीं रही थी। शेख हसीना ने कई बार इस बारे में बात की थी। जैसे ही जनवरी में उनकी पार्टी जीत कर आई थी, यूएसए ने डेमोक्रेसी खतरे में है वही उसकी रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया था, जैसा कि वो इंडिया में भी कर रहा होता है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी खतरे में होती है या खतरे में होता है यूएसए का वो वर्चस्व जो वो हमेशा जमाए रखना चाहता है। इसी डीप स्टेट को खत्म करने की बात यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी की थी, जिसके बाद उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। यूएसए के तो हर बार है रिजीम चेंज करने का, कभी ईरान, कभी इराक, कभी तालिबान, तो कभी किसी अफ्रीकन कंट्री में। क्योंकि सच तो ये है कि यूएसए को ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है। अगर उसे किसी चीज की परवाह है तो उसका वर्चस्व कायम रहे, बस इस बात की। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटने वाले यूएसए ने बांग्लादेश की आर्मी को बधाइयां दी, लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़े। अब बताइए कौन सी कंट्री में आर्मी रूल करती है और वहां डेमोक्रेसी रहती है। शेख हसीना ने पहले भी बोला था कि यूएसए यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे म्यांमार, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों की जरूरत पड़ती है। और लगातार वहां पे प्रोटेस्ट हमने देखे ही, चाहे म्यांमार में मिलिट्री कूप आया की हालत आज देख लीजिए, वहां सिविल वॉर हो रही है, चाहे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हालत देखिए, हमने मणिपुर में कैसे राइट्स हुए थे। अब बांग्लादेश की बारी ही थी। यूएसए के अलावा जो दूसरा नाम बार बार सामने आ रहा है वो है पाकिस्तान की आईएसआई। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था वो था जमाते इस्लामी संगठन। ये वही संगठन है जिसकी कट्टरपंथी गतिविधियों के चलते इसे बांग्लादेश में बैन किया गया। इसे 2024 का इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया था। इसके कई नेता इंडिया में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो बांग्लादेश की आज़ादी ही नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अभी बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान ही बने रहना चाहिए। बांग्लादेश में जो करना था इन कट्टरपंथियों ने मिलकर कर तो दिया, लेकिन इसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है हिंदूज। लगातार उनके घर तोड़े जा रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। हिंदूज लगातार एक डर के साथ जी रहे हैं। ये डर सिर्फ हिंदूज में ही नहीं बल्कि वहां रह रहे बुद्धिस्ट, वहां रह रहे क्रिश्चियन, सभी में आ गया है। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ जब सेक्युलर गवर्नमेंट के होते हुए भी वे सुरक्षित नहीं थे, तब तो यहाँ आप फंडामेंटलिस्ट राज करेंगे। अभी तक तो इंडिया के सिर्फ इधर ही पाकिस्तान था, अब तो यहाँ पे भी कट्टरपंथी अपना शासन कर रहे हैं। इंडिया तो ईस्ट की तरफ से भी सुरक्षित नहीं रह गया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इंडिया में बैठे वो लोग जो कि आंदोलन सफल हो गया है, जो कि डेमोक्रेसी की जय जयकार कर रहे हैं, क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के हिंदुओं के साथ और बाकी माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है? उन्हें सब समझ में आ रहा है, पर वो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये उनकी प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता। क्या आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाई? वो लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, जिनमें आधों को तो पता भी नहीं होगा कि फिलिस्तीन वर्ल्ड मैप में है कहाँ। अगर उनसे पूछ लिया जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ बांग्लादेश में सब हो रहा है, इसके बारे में वे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक पेड प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस कठिन समय में भी हमें अपने भाइयों बहनों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें इस समय हमारे कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी इस पर कुछ नहीं लिखने वाला है। अगर नॉन अब्राहमिक रिलीजन के साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम ये पहले भी देख चुके हैं, तालिबान के शासन में सिखों के साथ जो भी हुआ वर्ल्ड मीडिया बिल्कुल चुप रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों के साथ जो भी होता है वर्ल्ड मीडिया चुप रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे संगठन आ रहे हैं तो 1971 जैसी हालत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और 1971 के कॉन्सिक्वेंसेज हम सबको पता है, किस तरीके से हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? अगर इसमें हिंदू मुस्लिम्स की बात नहीं आ रही है तो क्यों प्रोटेस्टर्स का निशाना मंदिर बन रहे हैं? क्यों प्रोटेस्टर्स के निशाने में बार बार हिंदू लड़कियां, काफिर और ये ऐसे शब्द देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि कहने को यह बस स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, असल में यहाँ पर भी वही हाल होने वाला है जो कि अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हुआ और जो पाकिस्तान का इतने सालों से हाल है ही। आप अगर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं तो आप ट्वीट करिए, आप पूछिए उनसे कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें फलस्तीन के लोगों का दर्द दिख रहा है पर बांग्लादेश के लोगों का नहीं। करिए कि क्यों ऐसा है कि अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी का इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है, चाहे वे राइट विंग के हो चाहे लेफ्ट विंग के हो। और अगर वे बांग्लादेश के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप अपना आइडियल किसको मान रहे हैं। और जितना हो सके आप ट्विटर, सोशल मीडिया, इस पे मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें और राइट इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ वो स्प्रेड करें। बांग्लादेशी हिंदूज के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर हमने उनकी आवाज़ नहीं उठाई तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए और कोई है भी नहीं। कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो कि आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे कि मुस्लिम्स किस तरीके से हिंदू मंदिरों को बचा रहे हैं, तो उनसे मेरा प्रश्न है कि वे हिंदू मंदिरों को आखिर बचा किससे रहे हैं? किससे खतरा है हिंदू मंदिरों को? लोग तो ये कहेंगे कि ये तो डेमोक्रेसी की जीत है। अगर ये डेमोक्रेसी की जीत है तो प्रोटेस्टर्स के हाथ पे तालिबान के झंडे क्यों हैं? क्या तालिबान डेमोक्रेसी का प्रतीक है? तालिबान की सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार है? क्या अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी है?
नहीं ना? तो दोस्तों आपको इन सब से खुद ही पता लग जाएगा कि ये प्रोटेस्ट आखिर है किस लिए और है किसके खिलाफ।